हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं अप्रैल मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। काफ़ी ऐसे क्वेश्चन है इस मंथ में जो आने वाली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप फ्रेंड्स इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा करंट अफेयर का OSS ईयरली पैकेज आप एनरोल कर सकते हैं, जो कि आपको करंट अफेयर का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। मैराथन PDFs हो या फिर मंथली करंट अफेयर की PDF हो, टॉपिक वाइज करंट अफेयर हो, टेस्ट हो, हर चीज़ आपको उस पैकेज में अवेलेबल करा दी जाती है। 99 रुपीज़ का पैकेज है, इसको आप एनरोल कर सकते हैं। इस वीडियो का PDF भी आपको उसी पैकेज में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के फ्रेंड्स सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 34th सरस्वती सम्मान इनमें से किसे दिया गया? किसे दिया गया? देखिए, महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को। उन्हें यह पुरस्कार उनकी संस्कृत बुक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए दिया गया है। इस किताब में इंडियन फिलोसॉफी, भारतीय दर्शन के बारे में उन्होंने बताया है। यहाँ पर अगर हम सरस्वती सम्मान की बात करें तो इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। KK बिरला फाउंडेशन द्वारा हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल में शामिल भाषाओं में लिखे गए पिछले 10 वर्षों के अंदर प्रकाशित किसी उत्कृष्ट साहित्य कृति को यह दिया जाता है। पहला पुरस्कार 1991 में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। इससे पहले अगर हम बात करें 33 सरस्वती सम्मान की, जो कि 2023 के लिए दिया गया था, वो प्रभा वर्मा को दिया गया था मलयालम भाषा की कृति रौद्र सात्विकम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के सेवानिवृत्त होने के बाद भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद में जस्टिस गवई भारत के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। 13 मई 2025 को वो ओथ लेंगे और जस्टिस खन्ना जो कि 13 मई को रिटायर हो जाएंगे। BR गवई यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जस्टिस BR गवई। देखिए, BR गवई की बात करें तो महाराष्ट्र से संबंधित हैं। नवंबर 2003 में बॉम्बे हाईकोर्ट के एडिशनल जज बने थे। फिर 2005 में ये परमानेंट जज बने। मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे और अभी 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंटमेंट से रिलेटेड अगर हम संविधान के आर्टिकल की बात करें तो 3-4 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। आर्टिकल 124(1) क्या बोलता है? भारत के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। आर्टिकल 124(2) क्या बोलता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। चीफ जस्टिस की नियुक्ति प्रेसिडेंट स्वयं करते हैं और अदर जज की जो नियुक्ति होती है वो प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस और अदर जो सीनियर जज होते हैं उनसे परामर्श करने के बाद करेंगे। ये बोलता है आर्टिकल 124(2). अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन की बात करें कि कौन बन सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो है इसके बारे में देखिए आर्टिकल 124(3) में बताया गया है कि इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, मिनिमम 5 ईयर तक हाईकोर्ट का जज रहा हो, मिनिमम 10 साल तक हाईकोर्ट में एडवोकेट रहा हो। तो ये क्वालिफिकेशन होती है। टेन्योर की बात करें तो रिटायरमेंट एज जो होती है वो 65 ईयर की होती है और अपना जो रेजिग्नेशन होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो प्रेसिडेंट को देता है। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आर्टिकल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर जस्टिस BR गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? फ्रेंड्स, हाल ही में अभी म्यांमार में हमको 7.7 तीव्रता का अर्थक्वेक देखने को मिला था। इसके लिए भारत ने म्यांमार की मदद करने में भारत ने जो ऑपरेशन शुरू किया था उसका नाम था ऑपरेशन ब्रह्मा। तो यहाँ पर वही पूछा जा रहा है कि किस ऑपरेशन की भारत ने शुरुआत करी थी, तो ऑपरेशन ब्रह्मा। सी आंसर सही होगा। भारत ने बहुत सारा देखिए सामान जो है लगभग 15 टन के आसपास म्यांमार भेजा था, जिसमें टेंट्स, ब्लैंकेट्स, स्लीपिंग बैग, फूड पैकेट्स, सभी जो है मेडिसिन वगैरह शामिल थी। तो ऑपरेशन ब्रह्मा जो है वो म्यांमार में भूकंप राहत से संबंधित है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाली पहली कन्नड़ भाषा की किताब कौन सी है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में दीपा भस्ती द्वारा ट्रांसलेट की गई किताब हार्ट लैम्प इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाली पहली कन्नड़ भाषा की किताब बनी है। ये किताब बानू मुश्ताक द्वारा लिखी गई है। कन्नड़ में इसका नाम है येड़ैया हंडाटे। हार्ट लैम्प किताब में 12 कहानियां दी गई हैं जो साउथ इंडिया की
मुस्लिम औरतें और लड़कियों की रोजमर्रा के जीवन को दर्शाता है। ध्यान रखिएगा कौन सी पहली कन्नड़ भाषा की किताब है जो शॉर्टलिस्ट हुई है इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए, हार्ट लैंप। इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात कर रहे हैं तो इसे मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के नाम से भी जाना जाता है। ये प्राइज अंग्रेजी में अनुवादित हुई किताब जिन्हें यूके या आयरलैंड में प्रकाशित किया गया हो उन्हें दिया जाता है। इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी। 2025 का भी मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज जो है वो इसी महीने 20 मई को अनाउंस किया जाएगा, जो कि हम नेक्स्ट महीने करंट अफेयर में कवर करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? तो हाल ही में भारत की भगवद गीता और भरत मुनि की नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। इसके बाद इंडिया की अब 14 डॉक्यूमेंट्स मतलब बुक्स इस लिस्ट में शामिल हो गई हैं। भगवद गीता हम सभी को पता ही है कि गीता के अंदर 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। गीता जो है जीवन जीने का दर्शन सिखाती है, जिसमें धर्म, कर्म, योग और मोक्ष की बातें हैं। नाट्य शास्त्र की बात करें तो भरत मुनि द्वारा लिखा गया है। नाट्य शास्त्र रंगमंच, थिएटर, परफॉर्मेंस, अभिनय, डांस, म्यूजिक, आर्ट इनके नियमों का वर्णन करता है। 2000 से 2500 साल पुराना ग्रंथ है ये, जिसमें 36 अध्याय हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स भगवद गीता और नाट्य शास्त्र सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो दोस्तों भारत के सबसे बड़ी रेलवे टनल की बात करें तो उत्तराखंड राज्य में बनाई जा रही है। हाल ही में इसका बैक थ्रू जो है वो पूरा किया गया है। इस टनल का नाम टनल T8 है। इसे जनासू टनल या फिर देवप्रयाग जनासू टनल भी कहा जाता है। इससे पहले भारत की लॉन्गेस्ट रेल टनल कौन सी थी? T49 टनल, जो कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अगर हम टनल T8 की बात करें तो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में देवप्रयाग और जनासू के बीच में है ये, जिसकी लंबाई लगभग 14.5 किलोमीटर है, 14.6 किलोमीटर। ये ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लिंक का हिस्सा है जो कि 125 किलोमीटर लंबी है। ये 4 धाम रेल कनेक्टिविटी का हिस्सा है जो कि ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग जैसे तीर्थ स्थानों को जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट को रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है। देखिए हमने बात करी थी कि जनासू टनल का ब्रेक थ्रू कंप्लीट हुआ है 16 अप्रैल को। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है कि जब किसी सुरंग को दोनों तरफ से खोदते हुए बीच में एक पॉइंट पर मिलाया जाता है उसे ही क्या बोला जाता है? ब्रेक थ्रू कहा जाता है। यानी जो 14.6 किलोमीटर लंबी सुरंग के दोनों सिरों से खुदाई शुरू हुई थी और अब दोनों तरफ की सुरंग जो है एक दूसरे से जुड़ गई हैं। हालांकि ये अभी टनल ऑपरेशनल नहीं हुई है, इसको होने में अभी कुछ टाइम लगेगा, बट ये देश की सबसे लंबी रेलवे टनल है। कहाँ पर स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कुमुदनी लाखिया का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो प्रसिद्ध कथक डांसर कुमुदनी लाखिया का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कथक डांस को मॉडर्न तरीके से करने के लिए वो जानी जाती थी। कुमुदनी लाखिया, उनका जन्म 1930 में मुंबई में हुआ था। अगर उनके अचीवमेंट्स की बात करें तो संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड उन्हें मिला था 1982 में। 1987 में पद्मश्री दिया गया था। कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया गया था उनको 2002-2003 में। पद्म भूषण दिया गया था 2010 में और 2025 में ही पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो उस नज़रिए से फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आने वाली एग्जाम में आपको कुमुदनी लाखिया से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि 2025 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। हाल ही में अभी इनका निधन हो गया। कुमुदनी लाखिया का किस क्षेत्र से संबंधित थी? ये कथक नृत्य से संबंधित थी। कथक की बात करेंगे तो कथक उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। इसे संस्कृत वर्ड कथा से लिया गया है जिसका मतलब होता है स्टोरी। कथक घराने की बात करें तो इसके 3 प्रमुख घराने होते हैं, बनारस, लखनऊ और जयपुर घराने। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर डी आंसर, कथक नृत्य से संबंधित थी कुमुदनी लाखिया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय बैंक संघ IBA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वे SBI के चेयरमैन भी हैं। इसी के साथ साथ 3 डिप्टी चेयरमैन भी अपॉइंट किए गए हैं। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की बात करते हैं तो भारत में बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एक प्रतिनिधि संगठन है जिसकी स्थापना सितंबर 1946 में की गई थी। यहाँ पर CS शेट्टी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में वर्ल्ड बिलियर्ड्स का खिताब किसने जीता है?
तो सौरव कोठारी ने पंकज अडवाणी को हराकर 2025 IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स टाइटल अपने नाम किया है। ये फाइनल मुकाबला आयरलैंड में आयोजित हुआ था। सौरव कोठारी की बात करें तो भारत के बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं, वेस्ट बंगाल राज्य से आते हैं। 2018 में भी ये वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन बन चुके हैं। यहाँ पर सौरव कोठारी करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ द्वारा किस प्रकार की डायबिटीज को आधिकारिक रूप से टाइप 5 के रूप में मान्यता दी गई है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में 75वें वर्ल्ड कांग्रेस फॉर डायबिटीज में इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन ने टाइप 5 डायबिटीज को एक अलग टाइप की डायबिटीज के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। क्या है टाइप 5 डायबिटीज? ये डायबिटीज यंग एडल्ट्स को कुपोषण के कारण होती हैं। आमतौर पर लो और मिडिल इनकम देशों में ये देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले इसे 1955 में जमैका में जे टाइप डायबिटीज के रूप में देखा गया था। बात करते हैं कि इस तरीके की डायबिटीज होने से क्या होता है। तो शरीर पतला रहता है, कुपोषण रहता है, जिसके कारण शरीर की इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ द्वारा किस प्रकार की डायबिटीज को आधिकारिक रूप से टाइप 5 के रूप में मान्यता दी गई है? कुपोषित और दुबले पतले युवाओं में पाए जाने वाली डायबिटीज। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई को विंझीजम इंटरनेशनल सी पोर्ट का उद्घाटन किया। ये किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 2 मई 2025 को हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरला में स्थित विंझीजम इंटरनेशनल सी पोर्ट का उद्घाटन किया है। भारत का फर्स्ट डीप वाटर इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिप पोर्ट है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP के तहत बनाया गया है। इसे केरला सरकार और अडानी विंझीजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। हाल ही में ये कंप्लीट हुआ और प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। 8,867 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया है। केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फोटो द्वारा किस देश के फोटोग्राफर को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? तो फिलिस्तीन फोटोग्राफर है समर अबू अल औफ। उन्होंने एक 9 साल के गाजा बॉय महमूद अजजूर की मार्मिक छवि के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम किया है। ये तस्वीर मार्च 2024 में गाजा सिटी पैलेस्टीन में एक इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद ली गई थी, जिसमें महमूद ने अपने दोनों हाथ खो दिए थे। ये फोटो अमेरिका के द न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार के लिए ली गई थी। ये तस्वीर दर्शाती है कि गाजा कॉन्फ्लिक्ट की मानवीय कीमत जो है कितनी भयावह हो सकती है। तो पूछा जा रहा है कि किस देश के फोटोग्राफर को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया? फिलिस्तीन। सी आंसर। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोंडो डुप्लेटिस किस खेल से संबंधित हैं? फ्रेंड्स, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन मैड्रिड में किया गया। ये अवार्ड्स स्पोर्ट की दुनिया के सर्वोत्तम खिलाड़ियों, टीमों और खेलों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है। इस अवार्ड को खेलों का ऑस्कर भी कहते हैं। वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर की बात करें 2025 में तो ये खिताब जीता है मोंडो डुप्लांटिस, जो कि स्वीडन से आते हैं। किस खेल के लिए जाने जाते हैं? ये पोल वॉल्ट के लिए जाने जाते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इनके नाम पर है, मोंडो डुप्लांटिस के नाम पर। तो यहाँ पर पोल वॉल्ट बिल्कुल ए आंसर सही होगा। अगर देखिए वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की बात करें तो सिमोन बाइल्स, जो कि USA की है जिम्नास्ट, उनको ये खिताब जो है वो दिया गया है। यहाँ पर मोंडो डुप्लांटिस की बात करें तो ये अवार्ड जीतने वाले वो दूसरे ट्रैक एंड फील्ड के खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले उसेन बोल्ट को ये खिताब दिया गया था और ट्रैक एंड फील्ड के दूसरे एथलीट जो बने वो कौन है? मोंडो डुप्लांटिस है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आदिवासी साहित्य संस्था ने कोकबोरोक भाषा को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग की। यह भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो आदिवासी साहित्यिक संस्था ने संविधान की 8th शेड्यूल में कोकबोरोक भाषा को शामिल करने की मांग की। कोकबोरोक त्रिपुरा में बोरोक लोगों और आदिवासी समुदायों की मातृभाषा है। कोकबोरोक शब्द कोक और बोरोक से मिलकर बना हुआ है। कोक का मतलब भाषा है और बोरोक का मतलब मनुष्य है, जिसका अर्थ होता है मनुष्य की भाषा या फिर बोरोक लोगों की भाषा। त्रिपुरी राजाओं का एक इतिहास कोकबोरोक और कोलोमा लिपि में लिखा गया था। कोकबोरोक को 1979 में त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज में भी मान्यता दी गई। त्रिपुरा की लगभग 24% पॉपुलेशन जो है वो ये भाषा बोलती है। ये बंगाली के बाद दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर त्रिपुरा डी आंसर बिल्कुल सही होगा। इस तरीके से क्वेश्चन है ना एग्जाम में काफ़ी अभी आजकल पूछे जा रहे हैं। अभी NTPC आने वाली है, NTPC में भी काफ़ी संभावना है कि इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। क्लियर हुआ आपको? देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। रेलवे NTPC के अंदर मैंने जो लास्ट ईयर पेपर देखे, एनालिसिस करा, उसको समझ में आया कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर के हमको देखने को मिले। PYQ क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो जाते हैं
ओके, तो उसके लिए हम क्या करें, पीवाईक्यू क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने बैठे हैं या फिर हम उनको पढ़ने बैठे हैं, क्या करना है उसका, क्योंकि क्वेश्चंस तो पूछ रहे हैं। अगर 20-25 क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू मिल जाते हैं तो आपका तो काम हो गया। कम समय में पीवाईक्यू को कंप्लीट करने का मैंने एक शानदार तरीका आपको दिया है। देखिए, पहले देखो फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो, एक जैसे कि मेरे सिस्टम के अंदर मैंने फोल्डर बना रखा है एनटीपीसी वन लाइनर। ठीक है, एनटीपीसी वन लाइनर को हम अंदर जाते हैं तो देखो यहाँ पर अलग अलग आपको सब्जेक्ट दिख जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इकोनॉमिक्स में जाते हैं, इकोनॉमिक्स में गए तो इसके अंदर आपको पीडीएफ्स मिल जाएगी। ये मैंने आपको वन लाइनर पीडीएफ दे रखी है इकोनॉमिक्स की। अब यहाँ पर हम एक पीडीएफ को ओपन करते हैं तो जैसे देखिए स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर इस तरीके से हमने वन लाइनर दे रखे हैं। आपको करना ये है कि इन वन लाइनर को पढ़ते चलना है। ये है पीवाईक्यू क्वेश्चन सी, बट मैंने इसको इस तरीके से अरेंज करा है कि आपका टाइम भी बचेगा एंड आप उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी कवर करते चलेंगे। फॉर्मेट मैंने ऐसा बनाया है कि पहले क्वेश्चन दिख जाएगा आपको, उसका करेक्ट आंसर और उसका एक बेसिक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। इस तरीके से यहाँ पर देखिए आपको मल्टीपल वन लाइनर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक और सब्जेक्ट में चलते हैं, रेलवे जीके में चलते हैं। रेलवे जीके फॉर एनटीपीसी में आते हैं तो यहाँ पर ई बुक भी दे रखी है मैंने आपको और वन लाइनर भी है। तो वन लाइनर में चलते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। हिंदी वाले में जाते हैं हम तो यहाँ पर देखिए अलग अलग रेलवे के टॉपिक्स मैंने दे रखे हैं, जैसे कि जोन, आपको हिस्ट्री मिल जाएगी रेलवे की, आपको वंदे भारत का मिल जाएगा, लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जैसे वंदे भारत में एक्सप्रेस में चलते हैं तो वंदे भारत एक्सप्रेस देखिए पीडीएफ ओपन कर लिया आपने। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस को कब शुरू किया गया था, तो 15 फरवरी 2019 को शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से वाराणसी रूट पर इसका उद्घाटन किया था। तो ऐसे आपको यहाँ पर वन लाइनर्स दे रखे मैंने वंदे भारत से रिलेटेड, सारे इंपॉर्टेंट है। बस आपको इनको फटाफट पढ़ते चलना है, क्विक रिवीजन करना है बस आपको। क्वेश्चंस आपको इसी में से मिल जाएंगे। ऐसे ही और भी देखिए सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर है, पॉलिटी है, साइंस है, स्टैटिक जीके है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, एनवायरनमेंट है। तो सभी के मैंने आपको पीवाईक्यू जो है उनको वन लाइनर में दे रखा है। 10,000 वन लाइनर आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाते हैं। 101% फ्रेंड्स, काफ़ी क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। प्रॉब्लम ये आती है कि इनको हम जल्दी जल्दी रिवाइज कैसे करें, तो इसीलिए मैंने आपको इनको वन लाइनर के फॉर्मेट में दिया है, जिससे कि आप जल्दी और क्विक रिवीजन कर सकें। तो यहाँ पर इस फोल्डर का अगर आपको एक्सेस लेना है, मतलब 10,000 एनटीपीसी वन लाइनर को आपको अगर डाउनलोड करना है तो आप कहाँ से ले सकते हैं। देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करो। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही वहाँ पर आपको फाउंडेशन कोर्स का ऑप्शन दिखेगा, इसमें जाएंगे, कोर्स बाय अक्षय सर वाला ऑप्शन दिखेगा। जैसे आप इसके अंदर जाएंगे वहाँ पर आपको टॉप पर ही ये कोर्स देखिए दिख जाएगा, रेलवे एनटीपीसी 10,000 वन लाइनर। प्राइस है इसकी सिर्फ मात्र 29 रुपये, 29 रुपीज़ में आपको 10,000 वन लाइनर मिल जाएंगे। और फॉर्मेट मैंने इतना शानदार बनाया है इसका कि आपको पढ़ के मज़ा आ जाएगा। पीवाईक्यू क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं एग्जाम के अंदर, यहाँ से हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो तुरंत डाउनलोड करो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, और जाओ और इसको एनरोल करो। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर भी आप इस फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी आती है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विजडन क्रिकेटर्स अल्मनेक 2025 में पुरुष श्रेणी में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी को मिला है। तो इंडियन क्रिकेटर है जसप्रीत बुमराह और वुमेन क्रिकेटर है स्मृति मंदाना। इनको विजडन क्रिकेटर अल्मनेक 2025 से सम्मानित किया गया है। बुमराह को बेस्ट मेल क्रिकेटर का और स्मृति मंदाना को वुमेन्स कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया है। अगर हम विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड की बात करें तो एक प्रेस्टिजियस क्रिकेट अवार्ड है जिसे विजडन द्वारा हर साल दिया जाता है। यहाँ पर जसप्रीत बुमराह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास इंदिरा 2025 का 14वां संस्करण किसके बीच आयोजित किया गया। तो इंदिरा 2025 की बात करें फ्रेंड्स तो इंडिया और रशिया के बीच एक मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास। इंदिरा 2025 का 14वां एडिशन का आयोजन मार्च 28 से 2 अप्रैल तक चेन्नई के तट पर और बे ऑफ बंगाल में किया गया। इंदिरा एक्सरसाइज जो है ये भारत और रूस के बीच की जाती है, समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है। इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा। तो आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार कुमार मंगलम बिरला को भारत के डेवलपमेंट में उनके योगदान के लिए दिया गया है। यहाँ पर कुमार मंगलम बिरला। नेक्स्ट आता है 6th बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया। 6th बिम्स्टेक समिट का आयोजन थाईलैंड में किया गया। इसका आयोजन 3 से 4 अप्रैल के बीच में किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया था।
5th समिट का आयोजन मार्च 2022 को श्रीलंका कोलंबो द्वारा होस्ट किया गया था। ये एक वर्चुअल मीटिंग थी उस समय। पर 6th बिम्स्टेक समिट कहां पर आयोजित हुआ? थाईलैंड में। देखिए, बिम्स्टेक के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। 6 जून 1997 को एस्टेब्लिश हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में। इसमें 7 सदस्य हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। बेसिकली ये एक सहयोग संगठन है जो बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों को एक साथ लाता है। इसका मकसद है आपस में ट्रेड बढ़ाना, बिजली कनेक्टिविटी, शिक्षा, पर्यटन, सेफ्टी, सुरक्षा, इन क्षेत्रों में साथ मिलकर काम करना, यही इस संगठन का काम है। तो हाल ही में अभी 6th बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन थाईलैंड में किया गया। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु केस में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार राज्यपाल को कितने माह के अंदर किसी बिल को विधानसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाना होगा? देखिए, हाल ही में अभी सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि के 10 महत्वपूर्ण बिलों को मंजूरी देने से रोकने को इल्लीगल घोषित किया है। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने यह ऐतिहासिक निर्णय दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर के पास 4 विकल्प होते हैं जब कोई भी बिल उनके पास भेजा जाता है। तो बिल को असेंट देना, बिल को रोकना, बिल को वापस भेजना रिकंसिडरेशन के लिए, या फिर बिल को प्रेसिडेंट के विचार के लिए रिजर्व रखना। लेकिन इस आर्टिकल में एक महत्वपूर्ण यहाँ पर हमको कंडीशन देखने को मिलती है। गवर्नर केवल मनी बिल को छोड़कर किसी भी बिल को जितनी जल्दी संभव हो रिकंसिडरेशन के लिए लौटा सकते हैं। इस मुद्दे पर पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के अरुणाचल प्रदेश मामले में टिप्पणी की थी कि गवर्नर को बिल पर फैसला जल्दी लेना चाहिए, उसे लंबे समय तक टालना नहीं चाहिए। अब देखिए, न्यायालय द्वारा निर्धारित अगर समय सीमा को डिस्कस करें तो राज्यपाल को 1 महीने के अंदर निर्णय लेना होगा कि विधेयक को स्वीकृति दी जाए या फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाए। इसके अलावा यदि राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार रिकंसिडरेशन के लिए लौटाना चाहता है तो उसे 3 महीने के अंदर डिसीजन लेना होगा। कितने? 3 महीने। और यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर 3 मंथ बिल्कुल सही आंसर होगा। यदि विधानसभा द्वारा अगर विधेयक दोबारा पारित किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति देना होगी विद इन अ मंथ, मतलब 1 महीने के अंदर उनको स्वीकृति देना होगी। तो ये समय सीमा जो है निर्धारित करी है न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। काफी बड़ा ऐतिहासिक फैसला देखने को मिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सांबा वाथल, जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया, किसकी किस्म है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी सांबा वाथल को GI टैग दिया गया, जो कि तमिलनाडु की मिर्ची की एक किस्म है। ये अपने लाल कलर, अलग स्वाद और कम तीखेपन के लिए जानी जाती हैं। इसे साउथ इंडिया के खाने में इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पर उगाई जाती है? ये तमिलनाडु के विरुधुनगर डिस्ट्रिक्ट में उगाई जाती हैं। हाल ही में सांबा वाथल को GI टैग दिया गया, जो कि एक तमिलनाडु की मिर्ची की एक किस्म है। तो ए आंसर यहाँ पर सही होगा। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश के द्वारा बनाया गया है? तो हाल ही में जापान की वेस्ट जापान रेलवे कंपनी ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन तैयार किया है। यह स्टेशन जापान के अरिदा शहर में बनाया गया है। इस स्टेशन का नाम हत्सुशिमा स्टेशन रखा गया है। पहले यहाँ पर 1948 से लकड़ी का बना पुराना स्टेशन था, जिसे अब 3D प्रिंटिंग तकनीक से बदल दिया गया है। यहाँ पर जापान बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाल ही में भारत ने किस देश के लिए दी गई ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को समाप्त कर दिया है? तो इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को समाप्त कर दिया है। यह सुविधा जून 2020 में शुरू हुई थी। ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी के तहत बांग्लादेश अपने माल को इंडिया पोर्ट्स और एयरपोर्ट के माध्यम से तीसरे देशों को एक्सपोर्ट करता था। अब यह सुविधा जो है समाप्त कर दी गई है। इस समाप्त करने का कारण क्या है? बांग्लादेशी माल के कारण इंडियन एयरपोर्ट्स और पोर्ट पर भीड़ काफी बढ़ गई थी, जिससे इंडियन एक्सपोर्टर को काफी ज्यादा समस्या हो रही थी। तो यहाँ पर बांग्लादेश करेक्ट आंसर होगा। भारत ने बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को समाप्त कर दिया है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को सबसे अधिक रिमिटेंस किस देश से प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स, RBI 2023-24 रिमिटेंस सर्वे जो है वो देखने को मिला। इस सर्वे के अनुसार पहली बार एडवांस इकोनॉमिक्स ने भारत के रिमिटेंस में 50% से ज्यादा योगदान दिया है। देखिए, रिमिटेंस का मतलब क्या होता है? जब विदेश में रहने वाले भारतीय लोग जो है अपने देश भारत में पैसे भेजते हैं, उसे ही रिमिटेंस कहा जाता है। यह पैसा भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत ही बड़ा सहारा होता है। इस बार भारत को सबसे ज्यादा अगर हम देखा पैसा जो है वो USA से प्राप्त हुआ है, जबकि गल्फ कंट्रीज UAE, सऊदी अरेबिया, इनका योगदान घटकर सिर्फ 37% रह गया है। सबसे ज्यादा USA से, फिर UK से, फिर सिंगापुर।
तो ये टॉप 3 कंट्रीज है जहां से सबसे ज्यादा रिमिटेंस प्राप्त हुआ है। हाल ही में आरबीआई की ये रिपोर्ट देखने को मिली 2023-24 की, जिसमें ये क्लियर हुआ है। तो यहाँ पर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम लॉन्च करी है। इसका उद्देश्य यह है कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को मजबूत करना और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। इसके लिए सरकार ने 22,919 करोड़ का बजट आवंटित किया है। कितना? 22,919 करोड़। सी आंसर। यह स्कीम अगले 6 वर्षों के लिए लाई गई है। इससे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और भारत की जीडीपी को भी बूस्ट मिलेगा। मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट जैसे कि रजिस्टर, कैपेसिटर, इनका उत्पादन बढ़ाना, भारत के मैन्युफैक्चरर को ग्लोबल चेन से जोड़ना ताकि भारत के प्रोडक्ट्स और देशों में बेचे जा सके। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के 23वें विधि आयोग लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को 23वीं लॉ कमीशन का चेयरपर्सन हाल ही में नियुक्त किया गया है। दिनेश माहेश्वरी को। सी आंसर। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बात करें तो पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, 2023 में रिटायर हुए थे। ये मेघालय और कर्नाटका के भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं। 23rd लॉ कमीशन का गठन जो है 1 सितंबर 2024 को हुआ था। इसे 3 साल के लिए बनाया गया था। बात करते हैं कि लॉ कमीशन क्या है। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया है। काम क्या होता है इसका? लीगल रिसर्च करना, सरकार को कानूनों में सुधार मतलब लॉ रिफॉर्म पर सलाह देना। ये एडवाइजरी बॉडी होती है जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर में काम करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास दुस्तलिक किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? दुस्तलिक की बात करेंगे फ्रेंड्स तो ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका 6ठा एडिशन जो है हाल ही में आयोजित किया गया। इस एक्सरसाइज का मेन उद्देश्य क्या है? काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन करना और आपस में कोऑपरेशन को बढ़ाना। इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में हर साल होने वाली ये एक्सरसाइज है। 2019 में पहली बार आयोजित हुई थी उज्बेकिस्तान में। हाल ही में इसका 6ठा एडिशन जो है वो आयोजित किया गया। सी आंसर। हाल ही में IWLF एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हाल ही में मीराबाई चानू को IWLF एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पर IWLF का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन। ये इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन की ही एक नई समिति है जिसकी स्थापना 2025 में हुई है, जिसका कार्यकाल चलेगा 2025 से 2029 तक, 4 सालों का। चेयरपर्सन कौन बना है? मीराबाई चानू। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 15th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप किसने जीता है? तो हाल ही में 15th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप का समापन हुआ जिसमें पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर चैंपियनशिप अपने नाम की है। पंजाब का ये 5th टाइटल है। इससे पहले 2012, 18, 21 और 23 में पंजाब जीत चुका है। सेकंड नंबर पे कौन रहा है? मध्य प्रदेश रहा है। और तीसरे नंबर पे रहा है उत्तर प्रदेश। कहां पर आयोजित हुई थी ये चैंपियनशिप? झांसी, उत्तर प्रदेश में आयोजित हुई थी। 30 टीमों ने पार्टिसिपेट करा था। पंजाब पहले स्थान पर रहा है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA के साथ ऑफिशियल एग्रीमेंट साइन किया है। इस एग्रीमेंट के तहत अलायंस का हेडक्वार्टर और सचिवालय इंडिया में स्थापित किया जाएगा। कहां पर? इंडिया में। इस एग्रीमेंट के तहत भारत ने IBCA को 150 करोड़ रुपए की राशि 5 वर्षों के लिए देने की घोषणा करी है। IBCA की बात करें, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की, तो PM नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर की 15th एनिवर्सरी पर लॉन्च किया था। इसका मेन गोल है कि दुनिया के 7 बड़े बिग कैट्स टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पुमा एंड जैगुआर और चीता का कंजर्वेशन करना। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? भारत में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, 13 अप्रैल 2025 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 13 अप्रैल 2025 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की 106वीं एनिवर्सरी जो है वो मनाई गई, वर्षगांठ मनाई गई। ये घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी जब जनरल डायर ने अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग में पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसमें कई लोग जो है वो मारे गए थे। तो यहाँ पर 2025 में 106वीं वर्षगांठ मनाई गई। अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज डे भी कहा जाता है, हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो हर साल 18 अप्रैल को इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स मनाया जाता है, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज डे भी कहते हैं। दुनिया की कल्चर हेरिटेज के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना और उनकी सुरक्षा और संरक्षण पर ध्यान देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। यूनेस्को ने इसे 1983 में ऑफिशियली अप्रूव किया था।
इसे हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल विजेता कौन बनी है? तो हाल ही में अनुराधा गर्ग ने मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल 2025 का खिताब अपने नाम किया, जिसके बाद वे इसे जीतने वाली पहली इंडियन बनी है। अनुराधा गर्ग इससे पहले मिसेस इंडिया ग्लोब 2024 भी रही थी। अगर हम मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल 2025 की बात करें तो इसमें 80 से ज़्यादा देशों से महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें अनुराधा गर्ग पहले स्थान पर रही हैं। मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल की बात करें तो इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट कंपटीशन है, जिसकी स्थापना 1996 में हुई थी। यहाँ पर डी अनुराधा गर्ग करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है, हाल ही में FIDE महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप की बात हो रही है, तो चाइना की ग्रैंड मास्टर है जू वेनजुन। उन्होंने 2025 का FIDE वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। ये उनका 5th वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल है। वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 1927 में हुई थी। अगर हम बात करें कि अब तक भारत की किस महिला खिलाड़ी ने इसका खिताब अपने नाम किया है, तो एक भी ऐसी महिला खिलाड़ी नहीं है जिन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। सिर्फ कोनेरू हम्पी जो थी वो 2018 में रनर अप रही थी। विजेता आज तक कोई नहीं बना है भारत से। 2025 FIDE महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? जू वेनजुन ने। भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर कहां पर बनाया गया? तो हाल ही में 1000 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में भारत का पहला 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर बनाया गया। इसी के साथ साथ ये दुनिया का अब तक का हाईएस्ट 3D प्रिंटेड कंस्ट्रक्शन भी है। ये बंकर इंडियन आर्मी, IIT हैदराबाद और सिंपली फौज क्रिएशन द्वारा साथ में मिलकर बनाया गया है। इसे प्रोजेक्ट प्रबल के अंतर्गत बनाया गया है। प्रोजेक्ट प्रबल की बात करें तो ये इनिशिएटिव इंडियन आर्मी के द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य यही है कि हाई एल्टीट्यूड, दूर या फिर जो टफ एटमॉस्फेयर होता है उसमें मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। देखिए 3D प्रिंटेड से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखना है। इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस की बात करें तो वो बेंगलुरु में है, 2023 में बना था। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पुल मतलब ब्रिज की बात करें तो सिद्दीपेट तेलंगाना में बना 2022 में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर की बात करें, टेम्पल की बात करें तो वो भी तेलंगाना सिद्दीपेट में है, 2023 में बना। पारंपरिक मंदिर जैसा डिजाइन है पर 3D तकनीक से बना है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर की बात करें तो पुणे महाराष्ट्र में बना। भारत की पहली 3D प्रिंटेड सैन्य आवास इकाई की बात करें, मिलिट्री हाउसिंग यूनिट की, तो वो अहमदाबाद गुजरात में बनी है 2022 में। आर्मी के लिए बनाया गया इसे ड्यूरेबल और जल्दी बनाने वाला एक हाउस है, आवास है। तो इसके अलावा आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन भी दिमाग में रखते हुए चलना है। यहाँ पर भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर लद्दाख में बना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस आर्टिकल को न्यूक्लियर मिसाइल कहा है? तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने आर्टिकल 142 को डेमोक्रेटिक पावर के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल कहा है। क्यों कहा है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा पारित 10 बिल को, जिन्हें गवर्नर ने पेंडिंग रखा था, आर्टिकल 142 के तहत स्वीकृत करके घोषित किया है। इस पर वाइस प्रेसिडेंट का मानना है कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के कामों में हस्तक्षेप कर रही हैं। आर्टिकल 142 क्या बोलता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐसा नियम है जो सुप्रीम कोर्ट को एक विशेष अधिकार देता है, अगर किसी मामले में न्याय करना जरूरी हो लेकिन कानून में कोई साफ तरीका न लिखा हो, तब भी सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश दे सकता है जिससे पूरा और सच्चा न्याय हो सके। सिंपल शब्दों में बात करें तो जहां कानून में प्रावधान न हो वहां सुप्रीम कोर्ट अपने मन से ऐसा आदेश दे सकता है जिससे न्याय मिल सके। तो रिसेंटली हमको वही आदेश देखने को मिला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो उसके ऊपर टिप्पणी देखने को मिली थी जगदीप धनखड़ जी के द्वारा, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं। कौन से आर्टिकल को उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल कहा है? आर्टिकल 142 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? तो फ्रेंड्स 22 अप्रैल को काफ़ी दर्दनाक हमको आतंकी हमला देखने को मिला पहलगाम में। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने 4 से 6 टेररिस्ट ने टूरिस्ट पर अटैक कर दिया, जिसमें लगभग 25 से ज़्यादा सिविलियन की मृत्यु हो गई। इसके बाद इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में ऑपरेशन टिक्का लॉन्च किया है। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, ऑपरेशन टिक्का। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद सिंधु जल संधि को रद्द किया, ये किस वर्ष साइन हुई थी? तो फ्रेंड्स सिंधु जल संधि पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। अगर आपको अच्छे समझना है इंडस वाटर ट्रीटी को तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा।
नेट पे आप सर्च करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी क्रेजी जीके ट्रिक तो आपको वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, सुर्खियों में है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी भारत ने देखिए पाकिस्तान पर सख्त एक्शन लेते हुए इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। पहलगाम में हुए टेररिस्ट अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान पर 5 एक्शन लिए हैं। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया, सार्क वीज़ा एग्जम्पशन स्कीम खत्म कर दी गई, न्यू दिल्ली में स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन के सभी डिप्लोमेट्स को भारत छोड़ने के लिए आदेश दिया। इसके अलावा इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन में डिप्लोमेट स्टाफ में कटौती कर दी गई। तो ये 5 बड़े एक्शन लिए गए। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना। बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, तो भारत ने पहली बार इस ट्रीटी को सस्पेंड किया है। जब से ये ट्रीटी लागू हुई है तब से इंडस वाटर ट्रीटी एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो 19 सितंबर 1960 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुआ था। ये ट्रीटी वर्ल्ड बैंक द्वारा कराई गई थी। इंडस रिवर सिस्टम में 6 मेजर जो रिवर्स हैं, इंडस, झेलम, चिनाब जो वेस्टर्न रिवर है ये तीनों, और रावी, ब्यास और सतलज जो कि ईस्टर्न रिवर है, इनको लेकर पानी का बंटवारा हुआ था। इस ट्रीटी के तहत वेस्टर्न रिवर जो है इंडस, झेलम और चिनाब, इसका एक्सेस पाकिस्तान को दिया गया। वहीं ईस्टर्न रिवर रावी, ब्यास और सतलज का एक्सेस जो है पूरी तरीके से भारत को दिया गया। तो हाल ही में इस ट्रीटी को भारत की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया है। कब साइन हुई थी? 1960 में साइन हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है, पाकिस्तान ने हाल ही में शिमला समझौते को रद्द करने की घोषणा की। यह समझौता किस वर्ष साइन किया गया था? देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। भारत के 5 पॉइंट एक्शन के बाद में पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट को भी सस्पेंड कर दिया है। शिमला एग्रीमेंट क्या था, इस पर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर। शिमला एग्रीमेंट 2 जुलाई 1972 को शिमला हिमाचल प्रदेश में साइन हुआ था। यह एग्रीमेंट 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर जो हुआ था उसके बाद किया गया था। इस समझौते पर इंडिया की प्राइम मिनिस्टर उस समय थी इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे जुल्फिकर अली भुट्टो, उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। इस एग्रीमेंट के तहत यही फाइनल हुआ था कि दोनों देश अपने डिस्प्यूट जो है उसका समाधान पीसफुल तरीके से करेंगे। शिमला एग्रीमेंट के ऊपर डिटेल में मैंने चर्चा कर रखी है आपसे वीडियो में, आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा आपको समझ में आएगा। यहाँ पर 1972 जुलाई में साइन किया गया था। बी आंसर। वंदना कटारिया ने संन्यास की घोषणा की, यह किस खेल से संबंधित है? तो हाल ही में भारत की वुमेन हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया ने संन्यास की घोषणा करी है। ये भारत के लिए सबसे ज़्यादा हॉकी मैच खेलने वाली महिला खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपने 15 साल के करियर में 320 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं और 158 गोल भी किए हैं। किस राज्य से आती थी वंदना कटारिया? उत्तराखंड से संबंधित थी। यहाँ पर हॉकी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द ग्रेट कंसिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है फ्रेंड्स? संजीव चोपड़ा के द्वारा लिखी गई है। संजीव चोपड़ा रिटायर IAS ऑफिसर हैं और लेखक भी हैं। यह किताब भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बारे में है। इस पुस्तक में शास्त्री जी की पॉलिटिकल, सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव जर्नी का वर्णन किया है, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF का गठन करना और प्रतिष्ठित नारा जय जवान जय किसान शामिल हैं। यहाँ पर संजीव चोपड़ा। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित टोंगा आइलैंड कहाँ पर स्थित है? टोंगा आइलैंड पर 7.1 तीव्रता का अर्थक्वेक देखने को मिला, भूकंप देखने को मिला। टोंगा आइलैंड साउथर्न पैसिफिक ओशन में स्थित एक द्वीप है। ये बेसिकली पोलिनेशिया में स्थित हैं, जो कि ओशियानिया का एक हिस्सा है। देखिए ओशियानिया पैसिफिक ओशन में स्थित द्वीपों और भूभागों का एक ज्योग्राफिकल एरिया है जो कि 4 हिस्सों में विभाजित है: ऑस्ट्रेलेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया। इसी पोलिनेशिया में स्थित है टोंगा आइलैंड, जहां पर हमको अर्थक्वेक देखने को मिला 7.1 तीव्रता का, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। ध्यान रखिएगा, टोंगा आइलैंड कहाँ पर स्थित है? साउथर्न पैसिफिक ओशन में स्थित है। एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। यह किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ की बात करें तो हाल ही में इसका 4th एडिशन आयोजित किया गया विशाखापत्तनम और काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में। ये इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका उद्देश्य क्या है? दोनों देशों की सेनाओं के बीच डिजास्टर मैनेजमेंट और रिलीफ ऑपरेशन में कॉर्पोरेशन और कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना। एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ की बात करें तो इसका पहला संस्करण नवंबर 2019 में आयोजित हुआ था। उसके बाद से अभी तक 4 बार इस एक्सरसाइज का आयोजन हुआ है। चौथी बार आयोजन हुआ है 2025 में। कहाँ पर? विशाखापत्तनम और आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। भारत और अमेरिका के बीच आयोजित होने वाला एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ। अगला आता है, राष्ट्रमंडल देशों की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बनी है? तो हाल ही में शर्ली बोथवे कॉमनवेल्थ नेशन की
पहली अफ्रीका महिला महासचिव बनी हैं। ये 4 सालों के लिए चुनी गई हैं। किस देश से आती है ये? घाना देश से आती हैं। कॉमनवेल्थ नेशंस की बात करें तो 56 सदस्य राज्यों का एक राजनीतिक संघ है जिसमें लगभग सभी ब्रिटिश एम्पायर के उपनिवेश रहे हैं। यहाँ पर शर्ली बोथवे ए आंसर बिल्कुल सही होगा। नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग 2024-25 का विजेता कौन बना है? तो हाल ही में फ्रेंड्स नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग 2024-25 के फाइनल फेज के बाद हरियाणा ने इसे जीत लिया है। हरियाणा ने फाइनल में हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा को 3-2 से हराकर इस चैंपियनशिप को अपने नाम किया है। ये इसका पहला एडिशन था। इस लीग का आयोजन हॉकी इंडिया द्वारा किया गया था। थर्ड पोजीशन पे कौन रहा है? हॉकी झारखंड रहा है। इसमें 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। ध्यान रखिएगा, हॉकी हरियाणा विजेता बना है। गोरसामा कोरा उत्सव प्रतिवर्ष भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? गोरसामा कोरा की बात करें, यह फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के जेमिथांग घाटी में प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। एक महत्वपूर्ण बौद्ध सांस्कृतिक उत्सव है। ये उत्सव इंडिया और भूटान के बीच साझा हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चर हेरिटेज का एक प्रतीक है। ये महोत्सव लूनर कैलेंडर के पहले महीने के अंतिम दिन सेलिब्रेट किया जाता है, जो हमको मार्च महीने में देखने को मिलता है। तो गोरसाम कोरा उत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। 2025 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो हाल ही में 2025 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसमें भारत ने कुल 10 मेडल जीते हैं। 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल। भारत की ओवरऑल मेडल टैली में स्थान जो रहा है वो 8वां स्थान रहा है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? जॉर्डन में इसका आयोजन किया गया था 25 से 30 मार्च के बीच में। ये इस चैंपियनशिप का 21वां एडिशन था। एशियन एसोसिएटेड रेसलिंग कमेटी द्वारा इसका आयोजन किया गया था। पहले नंबर पर पदक तालिका में कौन सा देश रहा है? ईरान रहा है, जिसने कुल 17 पदक जो हैं वो अपने नाम किए हैं। 9 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जिस तरीके से अभी तक आपने इस लेक्चर को देखा है, जिस तरीके से हमने अभी तक चीजों को समझा है, अगर आप इसी तरीके से इस पैटर्न से जीएस मतलब जनरल स्टडी को कंप्लीट करना चाहते हो तो फ्रेंड्स मैंने आप सभी के लिए 100 आवर जीएस का एक कोर्स डिजाइन कर रखा है। इस कोर्स के अंदर फ्रेंड्स मैंने आपको 8 सब्जेक्ट कंप्लीट कराए हैं। अलग अलग सब्जेक्ट हमको जीएस में पढ़ना होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हमको कवर करना होते हैं। वो सारे सब्जेक्ट इस 100 आवर जीएस के अंदर मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं, क्योंकि जीएस के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसका सिलेबस कंप्लीट करना एंड उसका प्रॉपर रिविजन भी करना। इस 100 आवर जीएस के कोर्स में मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट एंड हमने इमेजिनेशन के थ्रू चीज़ों को समझा है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर के साथ साथ में क्लास नोट्स एंड मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं। ये मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए मैंने डिजाइन करे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन्हीं मॉक टेस्ट से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में इस कोर्स को मैंने हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में आपके लिए डिजाइन किया है, जिससे कि सभी स्टूडेंट इसका फायदा ले सकें। इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं मात्र 999 रुपीज़ में, जिसमें आपको 7 से 8 सब्जेक्ट जीएस के अंदर कवर हो जाते हैं। कोर्स के बारे में और अगर आपको डिटेल लेना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई थिंक आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1 अप्रैल को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 1 अप्रैल को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। सीबीआई इंडियन गवर्नमेंट की प्रमुख जांच एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। करंटली डायरेक्टर जनरल कौन है सीबीआई के? प्रवीण सूद हैं। यहाँ पर 62 सी आंसर बिल्कुल सही होगा। गरीबी को 2029 तक समाप्त करने के उद्देश्य से P4 पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो हाल ही में फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जीरो पॉवर्टी P4 इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। इसका लक्ष्य यही है कि 2029 तक आंध्र प्रदेश से गरीबी को हटाना। P4 का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप। शुरुआती चरण में 2 मिलियन से अधिक लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा। फ्री गैस सिलेंडर, एजुकेशनल सपोर्ट, वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम जैसी कई सेवाएं प्रदान की जाएगी। यहाँ पर आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में मेंस कैटेगरी में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो वर्ल्ड बॉक्सिंग द्वारा फर्स्ट वर्ल्ड बॉक्सिंग कप का आयोजन ब्राजील में किया गया था। इस कंपटीशन में भारत ने भी पार्टिसिपेट किया। भारत ने कुल 6 मेडल जो है वो अपने नाम किए हैं। 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल। भारत की ओर से हितेश गुलिया ने एकमात्र गोल्ड मेडल जीता है, जिसके बाद वे वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले इंडियन बॉक्सर भी बन गए हैं। हितेश गुलिया ने यह मेडल मेंस 70 केजी कैटेगरी में जीता है। इस प्रतियोगिता में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? उज्बेकिस्तान रहा है, जिसने
कुल 7 पदक जीते हैं, 5 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल। भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर आए। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने 6 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, राम सहाय पांडे जिनका हाल ही में निधन हुआ वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो हाल ही में प्रसिद्ध फोक डांसर राम सहाय पांडे का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। राम सहाय पांडे की बात करें तो राई फोक डांस के लिए जाने जाते थे, जो कि मध्य प्रदेश का एक फोक डांस है। 2022 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लोक नृत्य फोक डांस से संबंधित थे। चर्चा में रही डोकरा आर्ट, डोकरा कला भारत के किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो डोकरा आर्ट की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने थाईलैंड दौरे में वहां के पीएम को एक पिकॉक बोट गिफ्ट की, जो कि भारत की पारंपरिक डोकरा आर्ट से बनी हुई थी, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। ये कला भारत की डोलकरा डामर जनजाति द्वारा बनाई जाती हैं। ये मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, झारखंड में रहते हैं। डोकरा कला का उद्गम सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है, क्योंकि डोकरा आर्ट में लास्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक का यूज किया जाता है और मोहनजोदारो की डांसिंग गर्ल को इसी टेक्निक का उपयोग करके बनाया गया था। 2018 में तेलंगाना के आदिलाबाद डोकरा आर्ट को जीआई टैग भी दिया गया था। यहाँ पर पूछा जा रहा है डोकरा कला मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। अभी सुर्खियों में इसलिए रहा बस कि प्रधानमंत्री ने थाईलैंड दौरे पर जो थाईलैंड के पीएम थे उनको डोकरा आर्ट से बनी पिकॉक बोट जो है वो गिफ्ट की। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जीपी दृष्टि इनिशिएटिव की शुरुआत किस राज्य से हुई है? किस राज्य से हुई है? गुजरात से। जीपी दृष्टि एक पुलिस सर्वेलियंस इनिशिएटिव है जिसे गुजरात पुलिस ने शुरू किया। इसमें ड्रोन्स के जरिए अपराधी की निगरानी की जाती है और पुलिस को क्राइम हॉटस्पॉट की रियल टाइम जानकारी मिलती है। इसकी शुरुआत सूरत और अहमदाबाद में हुई है। तो जीपी दृष्टि इनिशिएटिव की शुरुआत किस राज्य से हुई है? गुजरात से। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप 2025 के पहले चरण में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 के पहले फेज में कुल 8 पदक जीते हैं, 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल। इस वर्ल्ड कप का आयोजन 6 चरण में किया जाएगा, 6 फेज में किया जाएगा। इसका पहला फेज जो है हाल ही में कंप्लीट हुआ और आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल का आयोजन कहां पर होगा? दोहा, कतर में किया जाएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं पहले चरण में? तो 8 पदक भारत ने जीते हैं। डी आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया गया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका के प्रेसिडेंट जो है अनुराग कुमारा, उनके द्वारा मित्र विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मित्र विभूषण की बात करें तो गैर नागरिकों के लिए सर्वोच्च श्रीलंकाई सम्मान है। हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट को ये पुरस्कार दिया जाता है जिनके साथ श्रीलंका के मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। 2008 में इस अवार्ड की स्थापना हुई थी। हाल ही में पीएम मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन और बारबाडोस का ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से भी सम्मानित किया जा चुका है। यहाँ पर मित्र विभूषण की बात हो रही है तो श्रीलंका द्वारा प्रदान किया गया। अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व को किस वर्ष यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई? किस वर्ष दी गई थी फ्रेंड्स? 2016 में। देखिए हाल ही में अभी सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी को अगस्त्य मलाई रिजर्व का सर्वे करने को कहा है, इसीलिए काफी सुर्खियों में है। साल 2016 में अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई थी। इसकी लोकेशन एरिया की बात करें तो पश्चिम घाट वेस्टर्न घाट के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है। केरला और तमिलनाडु में ये फैला हुआ है। एरिया 3500 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। इस बायोस्फीयर रिजर्व में कई जीव जंतु का भी निवास है। ये क्षेत्र लगभग 30,000 लोगों की आबादी वाले कानी ट्राइब का घर है जो संसाधनों का स्थायी उपयोग करते हैं। किस साल में यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में इसे मान्यता दी गई थी? 2016 में। ये ध्यान रखिएगा बस। आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हेल्थ डे एक एनुअल ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस डे है जिसे हर साल 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बार 1950 में सेलिब्रेट किया गया था, 1950 में। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और ग्लोबल हेल्थ इश्यू पर ध्यान केंद्रित करना। 2025 की इस बार थीम क्या थी? हेल्थी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर। आगे देखिए, भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन का उद्घाटन कहां पर किया गया? कहां पर किया गया फ्रेंड्स? जम्मू कश्मीर में। मंडलोड चेनानी, जम्मू कश्मीर। हाल ही में मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंस जितेंद्र सिंह राणा द्वारा जम्मू कश्मीर के मंडलोट में भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन का उद्घाटन किया गया। इस रिसर्च स्टेशन का नाम
हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर रखा गया है। ये रिसर्च स्टेशन 2250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसमें एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट को लेकर रिसर्च की जाएगी। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। हाल ही में चर्चित माउंट कानलोन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? फिलीपींस में। माउंट कानलोन वोल्केनो में हाल ही में हमको विस्फोट देखने को मिला। ये एक एक्टिव वोल्केनो है। फिलीपींस रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित है, जहां पर 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। किस देश में स्थित है? माउंट कानलोन इंडोनेशिया में स्थित है। हाल ही में फॉरेक्स एक्सचेंज बिजनेस कंपनी थॉमस कुक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो किसे बनाया है? कार्तिक आर्यन को। कार्तिक आर्यन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगर हम थॉमस कुक कंपनी की बात करें तो एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रेवल और फॉरेक्स से जुड़ी हुई कंपनी है। इस कंपनी का मुख्य रूप से काम क्या होता है? ट्रेवल सर्विसेज देना और फॉरेन एक्सचेंज में हेल्प करना। टूर पैकेज, फ्लाइट, होटल बुकिंग, वीज़ा, फॉरेक्स और ट्रेवल इंश्योरेंस, ये इसकी इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं। यूके की एक कंपनी है, यूके में शुरू हुई थी, लेकिन अब ये भारत में भी ट्रेवल और फॉरेक्स में एक बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो कंपनी थॉमस कुक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? कार्तिक आर्यन को। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 के 90वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया और इसकी थीम क्या है? तो फ्रेंड्स, 9th एडिशन का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया था 10 से 12 अप्रैल के बीच में। और इस बार इसकी थीम क्या थी? संभावना, पॉसिबिलिटी। इसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा होस्ट किया गया है। इसका उद्देश्य की बात करें तो नई टेक्नोलॉजी पर बात करना, उनकी मदद से ग्लोबल कॉर्पोरेशन को बढ़ाना। इस एम से ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट आयोजित किया गया। इसमें 40 देशों से 150 से ज़्यादा स्पीकर्स ने पार्टिसिपेट किया था। अगर हम इससे पहले वाले एडिशन की बात करें तो 2023 में उसका आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ था और उसकी थीम क्या थी? जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पर सी आंसर सही होगा, न्यू दिल्ली। और इसकी थीम क्या थी? संभावना, पॉसिबिलिटीज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान किस शहर के मेयर द्वारा प्रदान किया गया? किस शहर के मेयर द्वारा? लिस्बन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके 2 दिवसीय पुर्तगाल दौरे पोर्चुगल विजिट के दौरान लिस्बन के मेयर कार्लोस मोइदास द्वारा सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। ये सम्मान किसी खास व्यक्ति को सामाजिक, सांस्कृतिक योगदान और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए दिया जाता है। सी आंसर यहाँ पर सही होगा, लिस्बन। ब्राइस ओलीगुई न्यूगुमा किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? गेबोन के। हाल ही में गेबोन नामक देश में चुनाव हुए। इसमें ब्राइस ओलीगुई को भारी वोटों से जीत मिली। उन्होंने लगभग 90% वोट जो है हासिल किए। बात करते हैं गेबोन की, तो गेबोन अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? लिब्रेविल है। यहाँ पर गेबोन, डी आंसर बिल्कुल सही होगा। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस अरुण पाली को। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया। इससे पहले वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जज के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने जस्टिस संजीव कुमार को रिप्लेस किया, जिन्हें जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हाई कोर्ट जज का अपॉइंटमेंट आर्टिकल 217 के तहत होता है। आर्टिकल 217(2) में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता, एलिजिबिलिटी का भी उल्लेख किया गया है। यहाँ पर डी आंसर, जस्टिस अरुण पाली। एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट शुरू करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बना है? 17 अप्रैल 2025 को यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नेशनल डॉप टेस्टिंग लेबोरेटरी न्यू दिल्ली में एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट का इनॉग्रेशन किया। यह इंडिया का पहला APMU एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट है और पूरी दुनिया में 17वां है। APMU की बात करें, मतलब इस यूनिट की बात करें तो एक विशेष यूनिट होती है जो खिलाड़ियों के एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट की निगरानी करती हैं। इसका मेन एम क्या होता है? खिलाड़ियों के शरीर से जुड़े बायोलॉजिकल डेटा, हार्मोन, उनको लगातार जांचना और यह पता करना कि कहीं खिलाड़ी ने कोई डोपिंग तो नहीं किया है। तो एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट शुरू करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बना है? 17वां देश बना है। सी आंसर। पद्मश्री विजेता दारीपल्ली रामैया, जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो पद्मश्री अवार्डी और पर्यावरण संरक्षक दारीपल्ली रामैया का हाल ही में निधन हो गया 88 वर्ष की उम्र में। दारीपल्ली की बात करें तो एक सोशल वर्कर एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्टर थे। उन्हें ट्री कंजर्वेशन के लिए वनजीवी रामैया के नाम से भी जाना जाता था। उन्हें एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए 2017 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। कब? 2017 में। तेलंगाना राज्य से संबंधित थे। उन्हें वनजीवी के नाम से भी जाना जाता था, ट्री मैन ऑफ तेलंगाना। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। किस क्षेत्र से संबंधित थे? एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षक। आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं?
तो हाल ही में यूएसए में हुए आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 स्टेज 1 में भारत ने कुल 4 पदक जीते हैं और मेडल टेली में भारत 4th पोजीशन पर है। इंडिया ने 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। आर्चरी वर्ल्ड कप की बात करें तो 2025 आर्चरी वर्ल्ड कप 19th एडिशन है ये। इस टूर्नामेंट को वर्ल्ड आर्चरी हर साल ऑर्गेनाइज करता है। इसमें 4 स्टेज के बाद में फाइनल आयोजित किया जाएगा। 8 अप्रैल 2025 से शुरू होकर 19 अक्टूबर 2025 तक ये चलने वाला है। इसके स्टेज 1 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 4 पदक जीते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडियन सुपर लीग 2025 में किस टीम ने आईएसएल कप जीता है? तो 13 अप्रैल 2025 को कोलकाता में आईएसएल 2024-25 का फाइनल खेला गया। इसमें मोहन बगान एसजी ने बेंगलुरु एफसी को 2-1 से हराकर आईएसएल कप अपने नाम किया है। इससे पहले फरवरी 2025 में मोहन बगान एसजी ने आईएसएल शील्ड भी जीती थी। तो यहाँ पर मोहन बगान, डी आंसर बिल्कुल सही होगा। लास्ट चैंपियन की बात करें 2023-24 की, तो शील्ड विनर कौन रहा था? मोहन बगान रहा था। और कप विनर कौन रहा था? मुंबई सिटी रहा था। आईएसएल का फॉर्मेट इस तरीके से है कि आईएसएल के टूर्नामेंट में 2 कंपटीशन होते हैं, शील्ड विनर और कप टाइटल। इस बार 2025 में दोनों खिताब जो है वो मोहन बगान एसजी ने जीते हैं। शील्ड विनर किस तरीके से बनता है? ये पॉइंट टेबल सिस्टम है। हाईएस्ट पॉइंट वाली टीम को लीग विनर शील्ड मिलती है। टॉप 6 टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करती हैं। टॉप 2 टीम जो होती है डायरेक्ट सेमीफाइनल में पहुंचती हैं। जो फाइनल जीतता है उसे फिर कप टाइटल मिलता है। ऑपरेशन चक्र 5 किस एजेंसी द्वारा चलाया गया है? किसके द्वारा चलाया गया है? सीबीआई के द्वारा। सीबीआई ने हाल ही में देश भर में ऑपरेशन चक्र 5 लॉन्च किया। इसका मकसद है कि ऑनलाइन डिजिटल फ्रॉड एंड स्कैम को पकड़ना। ये ऑपरेशन साल 2022 से चल रहा है और कई इंटरनेशनल फ्रॉड रैकेट्स का पर्दाफाश भी किया है। ऑपरेशन चक्र 5 किस एजेंसी द्वारा चलाया गया? सीबीआई के द्वारा। नेक्स्ट है, पद्मश्री विजेता मैथ्यू सैमुअल कालारिकल का हाल ही में निधन हुआ। वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? मेडिकल चिकित्सा से जुड़े हुए। मैथ्यू सैमुअल की बात करें तो भारत के प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ। उन्हें भारत में फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी के नाम से भी जाना जाता है, एंजियोप्लास्टी के जनक के रूप में। उन्हें 2000 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हाल ही में इनका भी निधन हो गया है, चिकित्सा से संबंधित थे। नेक्स्ट है, पोप फ्रांसिस का हाल ही में निधन हुआ। वे किस देश से संबंधित थे? पोप फ्रांसिस की बात करें तो हाल ही में 88 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। वेटिकन सिटी के पोप थे, धार्मिक प्रमुख। वे मूल रूप से अर्जेंटीना के नागरिक थे, लेकिन वेटिकन के रूलर भी थे। 2013 से वो पोप थे। दुनिया के 266वें पोप माने जाते थे। वेटिकन सिटी की बात कर रहे हैं हम, तो दुनिया का सबसे छोटा देश है जिसकी कैपिटल क्या है? वेटिकन सिटी है। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की सहायता से बनाया जा रहा अरुण 3 जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? नेपाल में। ये अरुण रिवर पर बनाया जा रहा है। भारत की सतलज जल विद्युत निगम और नेपाल गवर्नमेंट साथ में मिलकर काम कर रही हैं। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 900 मेगावाट की। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ने वहां पर दौरा किया था, जिसके बाद काफी सुर्खियों में रहा। इस परियोजना के तहत 30 साल तक नेपाल को 21% इलेक्ट्रिसिटी फ्री में दी जाएगी। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला है, भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल कहां पर लॉन्च किया गया? कहां पर लॉन्च किया गया? मुंबई में। यह टर्मिनल ये भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल है। इसे क्रूज इंडिया मिशन के तहत बनाया गया है। क्रूज टर्मिनल क्या होता है? क्रूज शिप्स और पैसेंजर के लिए पोर्ट पर अलग से जगह होती है। इसमें इंडिया गवर्नमेंट की एक पहल है क्रूज इंडिया मिशन। इसका उद्देश्य क्या है? भारत को ग्लोबल क्रूज टूरिज्म का केंद्र बनाना। 30 सितंबर 2024 को ये लॉन्च किया गया था क्रूज इंडिया मिशन। उसी के तहत इस टर्मिनल को बनाया गया है। तो भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल कहां पर लॉन्च किया गया? मुंबई में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हर साल कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? हर साल 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने सन 2000 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य क्या है? पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन के महत्व को समझाना और क्रिएटर्स और इनोवेटर्स के योगदान को सेलिब्रेट करना। तो 26 अप्रैल डी आंसर करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारे अप्रैल मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। हर एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को हमने डिटेल में डिस्कस भी किया है, समझा भी है। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं, डिटेल पीडीएफ, तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। वहाँ पर पीडीएफ सेक्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप करंट अफेयर का एक कंप्लीट हमारा पैकेज है, ओएसएस करंट अफेयर वन स्टॉप सॉल्यूशन है वो करंट अफेयर का, जिसमें आपको करंट अफेयर का पूरा सॉल्यूशन मिल जाता है। हर तरीके के नोट्स मिल जाते हैं, टेस्ट मिल जाते हैं। चैनल के ऊपर जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड डेटा अपलोड होता है, सभी का पीडीएफ नोट्स आपको उसी पैकेज में अवेलेबल हो जाता है। 1 साल की वैलिडिटी होती है इसकी। मात्र 99 रुपीज़ में आप इस पैकेज को एनरोल कर सकते हैं
OSS करंट अफेयर का अगर पैकेज लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर भी आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं। तो आज के सेशन में फ्रेंड्स इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।